तो कल हमने करा था आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट है ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन का आपका। तो कल हमने देखी थी आपकी, कल क्या क्या देखा था? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल लॉ ऑफ द सी, यूनेस्को देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और है, हाँ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाकी वो तो कर ही चुके हैं काफी सारा। WMO और आपका ILO वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमने और कौन सा देखा था? वर्ल्ड बैंक, IMF। ये काफी सारे हो गए, 10 के ऊपर हो जाएंगे आज आपकी। तो यूनेस्को वगैरह से आगे अब चलते हैं। ITOS में मैंने आपसे कहा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी करके आना है, करा आपने? कुछ देखा उसका? UNCLOS। हाँ मैडम, बनाया? क्या बनाया? कहाँ है? दिखाओ जरा। आपने वो तो करा ही नहीं, इंटरनेशनल वाटर्स कंटिगुअस जोन डायग्राम नहीं बनाया है। हाँ तो वो बनाओ उसको कब पूरा। ठीक है, पूरा करें। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लिखेंगे इसमें FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। FAO नाम से पता चल रहा है आपको, फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसके भी मुद्दे वही रहेंगे। सस्टेन डेवलपमेंट गोल कौन सा अचीव करने के लिए जाएगी है? पावर, हंगर सबसे पहले खत्म करना, हंगर है इसका मोटिव। ठीक है, एंड पावर्टी, हंगर। और एग्रीकल्चर आपका सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है, रेजिलिएंट होना चाहिए। तो यही सब बातें करेंगी। जैसे कहीं पैंडेमिक आता है तो FAO का रोल भी बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि एनहांस हो जाता है, काफी ज्यादा क्रूशल हो जाता है। तो इसमें लिखो, इट इज ए स्पेशलाइज इन एजेंसी ऑफ UN। इट इज ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ UN। It is a specialized agency of UN that leads international efforts. That leads international efforts. It is a specialized agency of UN that leads international efforts to defeat hunger. That leads international efforts to defeat hunger. हंगर को हराना होता है, टू डिफीट हंगर, अंडरलाइन। ठीक है, हंगर पे टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। हंगर की आप बात जब करते हैं माल न्यूट्रिशन की या न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, इन सब में FAO का रोल आप बाद में मेंशन कर सकते हैं। हम आंसर राइटिंग में हेल्थ की बात करेंगे आप GS1 में, राइट। द गोल इज टू अचीव फूड सिक्योरिटी। द गोल इज टू अचीव, द गोल इज टू अचीव food security for all. The goal is to achieve food security for all and make sure that people have, and make sure that people have, and make sure that people have regular access to enough high quality food, and make sure that people have regular access to high quality food to lead active healthy lives, and have regular access to high quality food to lead active comma healthy lives. एक्टिव कॉमा हेल्दी लाइव्स, ठीक है। तो सिंपल है बहुत, राइट। मेंबर्स इसके 195 मेंबर्स हैं इसके, 195। ठीक है, अब एक इसमें आप वो बना लो, इसका ऑर्गेनाइजेशन में डायग्राम बना लो एक। एडिशन आप उसमें कर सकते हो फिर। ठीक है, बीच में लिखो काउंसिल, काउंसिल, कॉन्फ्रेंस, काउंसिल कॉन्फ्रेंसेस, कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। पहले मैं बना लो फिर बनाना। कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी,
आपको मैक्सिमम सारी ऑर्गेनाइजेशंस करा दी हैं, अब इतनी करा दी हैं कि आपको एक आइडिया लग गया है। बाकी आपको अब एडिशंस करना है अपने आप से। ये मत सोचना इतने में काम हो जाएगा, और जो रिपोर्ट आती है उसको आपको अच्छे से करना है। रिपोर्ट जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस की आती है, न्यूज में अगर आ रही है तो वो आप उसकी स्टडी करें। टेक्निकल कमिटीज, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये बना लो। ठीक है, ऊपर कॉन्फ्रेंसेस, काउंसिल, रीजनल कॉन्फ्रेंस होती है इसकी, फिर कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी है इसके पास। फिर इसमें काउंसिल कमिटीज हैं अलग अलग। पहली प्रोग्राम कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, कमिटी ऑन काउंसिल एंड लीगल मैटर्स, कमिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल मैटर्स। टेक्निकल कमिटीज है फिर नीचे ये। टेक्निकल कमेटी है कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, कमिटी ऑन कमोडिटी प्रॉब्लम्स, कमिटी ऑन फिशरी एंड कमिटी ऑन फॉरेस्ट्री। काम आपको पता है कोई कमेटी क्या करती है, इसके बारे में चर्चा करती है, डिटेल में बातें करती है। ठीक है, काउंसिल कॉन्फ्रेंस है, कमिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैटर, ये वाला, ये नहीं दिख रहा? ये टेक्निकल कमेटी, जैसे यहाँ लिखा ना काउंसिल कमेटी, ऐसे टेक्निकल कमिटीज। पहली है कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, तीसरी है कमेटी ऑन कमोडिटी प्रॉब्लम, नेक्स्ट है कमिटी ऑन फिशरी, एंड नेक्स्ट है कमिटी ऑन फॉरेस्ट्री। कमिटी ऑन फिशरी एंड कमिटी ऑन फॉरेस्ट्री। कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, कमिटी ऑन कमोडिटी, कमिटी ऑन फिशरी, कमिटी ऑन फॉरेस्ट्री। ये लेवाई साहब बाकी क्लास में तो आई नहीं थे, लाइव। जी सर। कहाँ थे आप? कल तो आई नहीं क्लास में। कल सर तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, और ये अंकिता कौन है? यस सर। आप कौन सी क्लास आई नहीं आप कल भी? सर कल वाली क्लास में नहीं आई थी बस। हैं? कल वाली में नहीं आई थी सर। अच्छा, कल अटेंड नहीं की थी बस। अब मैंडेट लिखो, मैंडेट ऑफ एफएओ, मैंडेट।
लीगल मैटर्स, कमिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल मैटर्स। नेक्स्ट लिखो मैंडेट ऑफ एफएओ। मैंडेट मतलब क्या है इसका, कार्य क्षेत्र क्या है इसका मैंडेट। आप भी बहुत दिन बाद आ रहे हो उधर पीछे, कहाँ थे आप? दिवाली मनाने गए थे? कहाँ है घर? घर कहाँ है आपका? दिवाली मनाने कहाँ गए थे? वही मैं कह रहा कहाँ थे? पटाखे छोड़ रहे थे? धुआं चला गया था पटाखों का? चलो, जब मैंडेट या क्लास क्लास करा करें आप लोग। अभी तो जो ग्रेजुएशन में भी है अभी ऐसे आप कुछ तो सीख के ही जाओगे। ये मत सोचो कि ये यूट्यूब में थोड़ा मतलब क्लास क्लास आप करो आप लोग। चाहे क्लास भी नहीं करे तो भला तो तब भी नहीं हो रहा ना। क्लास में अगर कुछ भाषणबाजी होगी तो कुछ समझ तो घुसेगा तो दिमाग में कि क्या करना है आगे। वरना यूट्यूब से भी देख के भी कुछ भला नहीं हो रहा है। और देखो ना क्या कितनी टेक्नोलॉजी है, कितना आपके पास चैनल्स हैं, कितने बड़े बड़े लोग आपके साथ हैं यूट्यूब के माध्यम से ना। इंटरेक्ट तो कर ही रहो ना, उनका सुन तो रही हो, उनको भगत तो बनाई रखा ना अपना, देवी देवता है वो लोग आपके लिए। तब भी कुछ भला नहीं हो रहा। ये हाउ मतलब कितना ये अनोमली है कि मतलब वहां भी देख रहे तब भी नहीं हो रहा, यहाँ भी आ रहा कुछ नहीं हो रहा, और खुद से भी कुछ नहीं हो रहा। तो हर तरफ से दरवाजे बंद मतलब वो है, तो थोड़ा सा इस पे सोचना पड़ेगा। तो मैंडेट लिखो टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन, कॉमा मैंडेट फर्स्ट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म पढ़ोगे तो ये बनना ईओ में जिनका नहीं होगा और हारो में, तो उनके लिए तो बस समझ लो दुनिया वो हो गई खत्म। फिर तो ये आएंगे 6 साल बाद, तब तो आधे तो मतलब वो हो जाएंगे, उम्र बढ़ जाएगी। और तो आप ये सोचो जो पीछे जिसका नहीं लगता है टारगेट, लंबा नहीं सोच रहे हैं, वो आ रहा हो ये हो के पीछे, और उन्होंने तैयारी भी करी होगी 1 1.5 महीने 2 महीने की होगी बस। और उसमें भगवान जी अगर कर दें कुछ भला तो ठीक है, लेकिन तो आप सोचो कि कितना एग्जॉस्टिंग होगा। बाकी जो पीसीएससी करते हैं उनको उम्मीद तो रहती है कि चलो अगला एग्जाम भी है हमारा, या यूपीएससी की जो कर रहे हैं मतलब। तो थोड़ा आपको बहुत पढ़ना है आप लोगों को, ये थोड़ा ध्यान रखो आप। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल पॉपुलेशन। रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल पॉपुलेशन। नेक्स्ट contribute to global economic growth. Contribute to global economic growth. First, improve nutrition, increase agriculture productivity. नाम से आप समझ रहे होंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक रिपोर्ट का नाम भी लिखवा दूंगा, वो अखबार में आती है, वो करंट अफेयर में ये रिलीज करते हैं, स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ठीक है, वो भी काफी अच्छी बातें करती है स्टंटिंग पे, वेस्टिंग पे, और आपका माल न्यूट्रिशन पे। वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें बाद में। रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल पॉपुलेशन, कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, टू मीट द डिमांड्स पोज्ड बाय, contribute to global economic growth, contribute to global economic growth, right? क्या लिखा हम नेक्स्ट? हाँ, to meet the demands posed by major global trends, to meet the demand posed by major global trends in agricultural development and challenges, to meet the demands posed by major global trends in agricultural development and challenges faced by member nations, and challenges faced by member nations, FAO has identified key priorities. FAO has identified key priorities to meet the demands posed by major global trends in agricultural development and challenges faced by member nations. FAO has identified key priorities. तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि अगर फूड एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो उससे लिंक्ड काफी चीजें हैं। फूड सिक्योरिटी सबसे प्रमुख है। फूड सिक्योरिटी होगी तभी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगी। ठीक है ना, फूड से ही तो न्यूट्रिशन मिलता है काफी हमें अलग अलग उससे। अब फूड ही नहीं होगा तो न्यूट्रिशन कहाँ से खाएंगे? तो इंडिया केस में भी आपने देखा होगा, अगर आप जो पढ़ेंगे इकोनॉमी में, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड सिक्योरिटी तो पाली, लेकिन हमें भी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पानी बहुत जरूरी है। मतलब अभी बहुत पीछे हम उसमें। क्यों? हमारे यहाँ स्टंट बच्चों की बहुत ज्यादा मात्रा है, वेस्ट बच्चों की बहुत ज्यादा मात्रा है, उम्र के हिसाब से हाइट नहीं है, वेट के हिसाब से हाइट नहीं है, और वेट नहीं है बच्चों का, मैल न्यूट्रिशन को कुपोषित बच्चा बहुत है हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि हमारे यहाँ सब राइस और व्हीट ही ठूस रहे हैं बस बैठ के, चावल और ये गेहूं,
और ये आपको एनर्जी देते हैं। पल्सेस पे इतना फोकस नहीं है हमारा, हॉर्टिकल्चर पे नहीं है, फ्रूट वगैरह पे नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है ना। पल्सेस पे दालें नहीं खाते हैं बच्चे, सब चावल और ये गेहूं पे ज्यादा है, उससे आपका न्यूट्रिशनल नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये सब तो ये देखते हैं विटामिन डी की कितनी कमी हो गई है आजकल, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी हो रही है, और बाकी विटामिन सी कमी हो रही है, ठीक है ना। इसी वजह से हो रही है, सनलाइट, मतलब बहुत सारे और फैक्टर्स है। मेन तो हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे यहाँ पे। राजमा नहीं खाते हम लोग, लेंट ये दालें, छोले, ये सब खाना चाहिए इसमें काफी, और सब्जियां, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो अब प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं, फर्स्ट लिखो, हेल्प एलिमिनेट हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन। ये एक तो चैलेंज है, सॉरी चैलेंज, और प्रायोरिटी एरिया भी और एक चैलेंज भी है, ये दोनों ही है एक तरह से। हेल्प एलिमिनेट हंगर कॉमा फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन, राइट। एफएओ's challenges, एफएओ's challenges, एफएओ चैलेंज डैश करके, देयर इज सफिशिएंट कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, जो मैं आपसे बात करता हूं इंडिया केस में भी यही हुआ है। देयर इज सफिशिएंट कैपेसिटी इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस इनफ फूड, देयर इज सफिशिएंट कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, कैपेसिटी मतलब क्षमता है, इन द वर्ल्ड टू फीड फूड, टू प्रोड्यूस इनफ फूड, टू फीड एवरीवन adequately, to feed everyone adequately, right, for comma, still 870 million people, still 870 million people suffer from chronic hunger, still 870 million people suffer from chronic hunger, 870 million people suffer from chronic hunger। तो ये भी अपवाद, मतलब वो है। आप यहाँ भी देखते हो भारत में भी भुखमरी बहुत है, ठीक है। अगर भुखमरी, चलो यहाँ पे इंडिया में तो है ऐसा प्रावधान, जैसे कोविड में मोदी जी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना दी थी, जहाँ पे आपको फ्री मिल रहा था राशन, ठीक है। तो यहाँ इंडिया में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फूड की कमी होगी आपको। आप कहीं ना कहीं, जैसे अगर आपको घर से भगा दिया जाए तो आप कहीं ना कहीं खा ही लोगे जाके, भंडारे में, लंगड़ में, गुरुद्वारे में, ठीक है। तो फूड की कमी तो यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं, आओ खाने से मरोगे आप मर सकते हो किसी और चीज से, बीमारी से, ठीक है। खराब पानी पी लिया, या आपको कंटामिनेटेड डिजीज होगी, उसका इलाज नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो पैसा चाहिए। खाने से इंडिया में मरोगे बहुत, मतलब आज के समय में तो फूड सिक्योर नेशन है, ठीक है। इतने मिलियन टन आपका है अनाज पैदा हो रहा है, ठीक है ना, फूड ग्रेन्स हो रहे हैं। तो ये फायदा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ वर्ल्ड में भी और यहाँ पे हंगर का तो इशू रहता ही है, ठीक है। जबकि हम फूड सिक्योर है उसके बावजूद भी, ठीक है। और उससे ज्यादा तो यहाँ इंडिया में न्यूट्रिशनल का इशू है, राइट। अमंग चिल्ड्रन इट इज एस्टिमेटेड दैट, among children it is estimated that 171 million अंडर 5 years of age, 171 million, आप समझे कितने, 17 करोड़ बच्चा, 171 million under 5 years of age are chronically malnourished, are chronically malnourished, stunted, almost 104 are underweight, malnourished, are malnourished, are chronically malnourished, ब्रैकेट में stunted लिखो, 104 million are underweight and 55 million are, and 55 million are acutely malnourished, and 55 million are acutely malnourished, ब्रैकेट में wasted, ठीक है। तो ये इनका एक प्रायोरिटी है कि हमें एलिमिनेट करनी है हंगर। हंगर का गोल कौन सा एलिमिनेट का, सस्टेन डेवलपमेंट गोल नंबर 2, ये सब आपको देन याद रखना है। सेकंड लिखो, मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल, मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल, राइट। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, growth in agriculture sector is one of the most effective means, growth in agriculture sector is one of the most effective means, growth in agriculture sector is one of the most effective means
is one of the most effective means of reducing poverty and achieving food security. क्योंकि जो ज्यादातर जो देश हैं आपके, वो एग्रीकल्चर बहुत डिपेंडेंट है। जैसे एशियन कंट्रीज आपके एग्रीकल्चर पे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। राइट, दिस इज एफएओ सेंट्रल मिशन। This is FAO's central mission, right? Hunger and food insecurity. Hunger and food insecurity. This is FAO's central mission. मैडम आपको स्पीड तेज करनी पड़ेगी, पहले आपकी स्पीड शायद धीरे रहती थी ना, हो ये तेज? हाँ और तेज करो। राइट, hunger and food insecurity are expressions of rural poverty. Hunger and food insecurity are expressions of rural poverty. Right, in 1990, 54% of those living in rural areas, in 1990, 54% of those living in rural areas, 1990 में, in developing countries, 54% of those living in rural areas in developing countries lived on less than $1.25 a day. In 1990, 54% of those living in rural areas in developing countries lived on less than $1.25 a day and were considered extremely poor. By 2010, this share had dropped to 35%. This share dropped to 35%. Right? Rural poverty remains widespread. Especially in Africa and Asia. Rural poverty remains widespread, especially in Africa and Asia. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एक तो नेक्स्ट देखो, ensure inclusive and efficient agricultural and food systems. Ensure inclusive and efficient agricultural and food systems. Right? With increasing globalization, agriculture has become part of an integrated value chain. वैल्यू चेन में लिखो आप अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डैश करके अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इसका अंदर क्या होता है? अपस्ट्रीम होती है कोई चेन में वैल्यू, और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या करते हैं हम? हमें बताएं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। हाँ, वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है? ये बता, वैल्यू चेन, ग्लोबलाइजेशन, वैल्यू चेन, इसका मतलब क्या है? हमें ऑनलाइन में बताएं कोई वैल्यू चेन का मतलब। हम्म, क्या वैल्यू चेन? एग्जांपल नहीं है ना? ग्लोबल वैल्यू चेन,
नहीं, जैसे वैल्यू चेन में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, जैसे आपने सुना होगा ना, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो ग्लोबल सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ा, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वहां से और दूसरी जगह जाने में डिस्टर्बेंस हो गई है, डिस्टर्ब हो गया ट्रेड। तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स का मतलब है सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हम वीट तो उगा ही रहे हैं, जैसे इंडिया उगा रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो हम बाहर भी तो बेच रहे हैं ना। तो वी आर पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन, क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। ग्लोबलाइज का मतलब हम सब इंटरकनेक्टेड है, हम सब साथ हैं। तो यहाँ से किसी को जरूरत है, इंडिया बाहर भेज रहा है, मालदीव भेज रहा है, या XYZ और कंट्रीज को, उनका माल यहाँ पे आ रहा है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो ये सब वैल्यू चेन है। अपस्ट्रीम मतलब जो रिसर्च या जो उगाती के हैं, ठीक है, उनको होते हैं अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज। डाउनस्ट्रीम मतलब पैकेजिंग, लेज, पोटैटो चिप्स वगैरह, ये आपकी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज है सारी, ठीक है। ऐसे तेल में होता है, तेल खोजने वाली एक कंपनी होती है, वो अपस्ट्रीम होती है ज्यादातर, और एक तेल जो पहुंचाती है पाइपलाइनों से बिछा बिछा के, वो होती है डाउनस्ट्रीम वाली। अरे समझ रहे हैं? तो इसे थोड़ा ध्यान रखें। तो एग्रीकल्चर जो पार्ट है, अपस्ट्रीम एंड वैल्यू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। क्या लिखा आपने? विद इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर हैज बिकम पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखो, दिस पोजेज अ ह्यूज चैलेंज फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स। दिस पोजेज अ ह्यूज चैलेंज फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स, फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स in many developing countries. This poses a huge challenge for smallholder farmers and agriculture producers in many developing countries, where even the most economically valid smallholders, where even the most economically valid smallholders can easily be excluded, from important parts of value chain, from important parts of value chain, where even the most economically and valid smallholders can easily be excluded from important parts of value chain। ठीक है, मतलब इसमें पूछ कम हो जाती है किसकी? जो बेचारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, या आप कह सकते हो मीडियम वालों की भी। कैसे हम डिफाइन करते हैं? मान लो कितने उनके पास लैंड है, ठीक है, लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4, 10 से ऊपर लार्ज आपके फार्मर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको एक्सक्लूजन हो जाता है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट फिफ्थ, प्रोटेक्ट लाइवलीहुड फ्रॉम डिजास्टर्स, प्रोटेक्ट लाइवलीहुड फ्रॉम डिजास्टर्स। ठीक है, तो आपको पता है डिजास्टर से बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है, कोई सी भी डिजास्टर आ जाए, साइक्लोन आ जाए, सारे, जैसे सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में 1999 में, 10,000 लोग मरे थे, और उसने पूरा एग्रीकल्चर एरिया लैंड बर्बाद कर दिए थे, क्योंकि सलाइन वाटर, पूरा नमक फैल गया था जो आपको एग्रीकल्चर लैंड था, ठीक है ना। जब इतनी तेज तूफान आता है तो अपना समुद्री सलाइन जो वाटर होता है वो पूरा उससे छोड़ता है, तो नमक रह जाता है लास्ट में। तो पूरे आपके सैलिनिटी लेवल्स बहुत हाई हो गए थे एग्रीकल्चर सॉइल में, तो सब बेकार है। सलाइन में तो बहुत कम फसल उग पाती है, आप समझ रहे हैं? तो ये सब दिक्कत आती है, ये सब डिजास्टर्स का इशू है। तो ये भी एक बहुत बड़ा है, एक पार्ट किसका? FAO का, कि हमें डिजास्टर्स को प्रिवेंट करना है। आप समझ रहे हैं? ये ध्यान रखें, प्रोटेक्ट लाइवलीहुड फ्रॉम डिजास्टर्स। तो इसमें लिखो, द डिजास्टर्स थ्रेटन द प्रोडक्शन ऑफ, द डिजास्टर्स थ्रेटन द प्रोडक्शन ऑफ, कॉमा एक्सेस टू, comma food. The disasters threaten the production of and access to, comma food at local, comma national, and at times regional and global levels. And at times regional and global levels. ठीक है, तो इस पे भी इसे बचाना है FAO को इन सब से। तो ये हो गया आपका मेन मैंडेट और ये सब। अब इसमें लिख लो, FAO का एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, 2022 से 31 के बीच में लॉन्च करा है। FAO स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क लेटेस्ट है, इसमें करंट अफेयर 2022 से 2031 तक का। हर ऑर्गेनाइजेशन में करंट अफेयर डालना है, ये बहुत डायनेमिक पार्ट है IR का, ठीक है। ऐसे आंसर इसका लिखना सबसे डिफिकल्ट होता है, IR का आंसर लिखना, क्योंकि आपको बहुत चीजें शामिल करनी होती है। ऐसे स्टैटिक नहीं आ जाएगा कि गिव द कंपोनेंट, या ऐसे पूछ लेगा सीधा गिव अ हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन सब, वो किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन का भी, वो इम्प्लिसिट पूछते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है यहाँ पे,
और रिसेंट टाइम्स में इसका रोल कैसे एनहांस हो रहा है या क्यों जरूरत है ऐसे समय पर, डिजास्टर्स बहुत हाई पे हैं। तो FAO IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी वो करेंगे नेक्स्ट। ये सब इन्हीं एरियाज में काम कर रहे हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पावर्टी रिड्यूस करने के लिए आपका वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है फंड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक भी काफी प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, वो भी आप शामिल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि बैठ रहा है मामला। तो राइट, FAO स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2022 से 31 articulates FAO's vision of a sustainable articulates FAO's vision articulates FAO's vision for a vision of a sustainable and food secure world for all and food secure world for all for a sustainable and food secure world for all in the context of Agenda 2030 for sustainable development, in the context of Agenda 2030 for sustainable development. Right? It seeks to support the 2030 agenda. It seeks to support the 2030 agenda through the transformation. It seeks to support the 2030 agenda through the transformation to a more efficient, comma inclusive, to a more efficient, comma inclusive, comma resilient, to a more efficient, comma inclusive, comma resilient, and sustainable agriculture food systems. To a more efficient, comma inclusive, comma resilient, and sustainable agricultural food system. For first, better production. For first, better production. Second, better nutrition. For better production, better nutrition. Better production, better nutrition. A better environment. Better environment. Next, better life. ये है इसका मेन काम, ठीक है। बेटर एनवायरनमेंट, बेटर लाइफ। एक इसकी रिपोर्ट आती है, लिखो द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। द स्टेट ऑफ, ऐसे लिखो FAO's रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2023, इन द वर्ल्ड 2023, इन द वर्ल्ड 2023, ठीक है। इसका थीम लिखो अर्बनाइजेशन कॉमा एग्री फूड सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन, urbanization comma agri food systems transformation, and healthy diets and healthy diet across the rural urban continuum, across the rural urban continuum, urbanization comma agri food systems transformation and healthy diets across the rural urban continuum, across the rural urban continuum, ठीक है। ये सब ध्यान रखें आप, राइट। अब लिखो दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन अपडेट, ये आपका अखबार में भी आती है, ठीक है। अगर आएगी, आई होगी, ये पुरानी हुई क्योंकि दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन अपडेट ऑन ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स। अब मैंने आपको कोशिश करी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करंट का ही मसाला सा रहे, तो आपको इससे पता रहे, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, ठीक है। इससे थोड़ा आपका आंसर एनरिच रहता है। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन अपडेट ऑन ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स टारगेट ऑफ एंडिंग हंगर, ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स टारगेट ऑफ एंडिंग हंगर। ये ऑनलाइन वाले को आवाज जा रही है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। इनमें से दे रहे कोई ईओ का उत्तराखंड का कल परसों? कोई दे रहा है यहाँ पे ऑनलाइन में?
यस सर। कौन हो मैडम आप? अच्छा, अंकिता। अच्छा, ग्रेजुएट हो आप? कब करा था आपने ग्रेजुएशन? सर मेरा काफी पुराना है। 14 में किया। 14 का? सर यस सर। 10 साल पहले करा था आपने? अच्छा, यस सर। चलो ठीक है। हाँ, तो पहली बार दिख रहे हो। आते हो पुरानी क्लास में भी आते थे? यस सर। अच्छा, तो यूपीएससी आपका टारगेट क्या है? सर पीसीएस। हाँ, तो टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ एंडिंग हंगर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ malnutrition एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ malnutrition। तो न्यूज़पेपर क्यों नहीं ज्वाइन करा है आपने? इतने पुराने हो, पढ़ते हो न्यूज़पेपर हिंदू वगैरह? सर मैं वो ज्वाइनिंग का टाइम नहीं है बिकॉज आई एम मैरिड, तो फैमिली के साथ रहती हूँ, तो इस वजह से नहीं हो पाता अच्छा अच्छा। ज्वाइनिंग का। तो अपने एंड पे तो पढ़ रही हूँ, बट क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। ठीक है ठीक है। भैया न्यूज़पेपर का थोड़ा बताएं, और कभी से बैच चालू में रहे थोड़ा, वरना इसमें घाटा उनको हो जाएगा जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। सर कहने से बच्चे बढ़ाओ, वरना इसे वो कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है ना? तो बच्चे अच्छे तो लेके आए। बहुत मेहनत लगती है उसमें न्यूज़पेपर वाले में। तो जो बच्चे आते हैं उसमें भी हमने अब 3 दिन 3 क्लासेस में हमने आज करे 16, 10, 26 और 30, मतलब 30 करे थे ना पर फर्स्ट। कम से 50 टॉपिक करे प्रीलिम से रिलेटेड। और उसमें हम बता भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, मतलब बता भी रहे हैं, सोर्सेज भी और सब डिस्कस भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान बट रहा है वहाँ पे, और भी चीजें हैं। तो उससे थोड़ा आप लोग वो कर रखें, मतलब जो बेचारे और स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें बताएं बच्चे की। लेकिन यहाँ बच्चे इतने हैं नहीं ना, ऐसे चक्कर ही है सबसे ज्यादा। जो बच्चे हैं वो थोड़ा वो तो कर रहे हैं मेहनत, लेकिन वही है कि क्योंकि आप फिर देखोगे जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका देखोगे तो आप देखोगे आप तो कुछ भी नहीं कर रहे अभी। ठीक है, जितना आपको किस लेवल तक पहुंचना है बहुत, मतलब बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। थोड़ा इस पे काम करो। जैसे करंट में आया होगा, ये आया है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ऐसी बहुत सारी बत्ती रिपोर्ट्स आ रही है, क्लाइमेट पे इतनी सारी रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कौन सा हमें शामिल रखना है, कौन सा नहीं करना है। ये सब थोड़ा सा वो रखें आप। ठीक है, टू एलिमिनेट progress towards targets of ending hunger and all forms of malnutrition, and estimates on the number of people, and estimates on the number of people who are unable to afford a healthy diet, who are unable to afford a healthy diet। ठीक है, इस पे है ये रिपोर्ट कि हमने प्रोग्रेस कितनी करी है भुखमरी को मिटाने में, मैल न्यूट्रिशन को, कुपोषण को कम करने में, और कितने लोगों को अच्छी डाइट मिल रही है। ठीक है। राइट, द फोकस ऑफ दिस ईयर्स रिपोर्ट इज अर्बनाइजेशन। द फोकस ऑफ दिस ईयर्स रिपोर्ट इज अर्बनाइजेशन। राइट, new evidence shows that new evidence shows that food purchases new evidence shows that food purchases in some countries are no longer high. New evidence shows that food purchases in some countries are no longer high, only among urban households. New evidence shows that food purchases in some countries are no longer high, only among urban household, but also among rural household. But also among rural household. Right? Consumption of highly processed foods is also increasing. Consumption of highly processed foods is also increasing. In peri-urban, consumption of highly processed foods is also increasing in peri-urban and rural areas of some countries. In peri-urban and rural areas of some countries. Right? These changes are affecting people's food security.
These changes are affecting people's food security and nutrition in ways that differ. These areas are affecting people's food security and nutrition in ways that differ on where they live across the rural urban continuum. On where they live across the rural urban continuum. तो रूरल अर्बन कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है? ये है रूरल एरिया सपोज और ये है अर्बन एरियाज। तो इसके बीच में ना लोग लाए कर रहे हैं। एक तो वो जो पूरे ग्रामीण एरिया में लाए हैं, ठीक है, कुछ पार्शली होंगे अर्बन एग्लोमरेशन इकोनॉमीज में, ठीक है, या सैटेलाइट टाउन्स में, वो आ जाएंगे इसमें। कुछ फुल्ली अर्बन एरियाज में होंगे। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट फूड डिपेंड करता है क्या एक्सेसिबिलिटी है लोगों की, ठीक है, किस तरह से। लेकिन ये इनका एविडेंस कह रहा है कि लोगों ने खाना परचेस करना बढ़ गया है, भले वो रूरल एरिया अर्बन एरिया में तो पहले से ही था, लेकिन रूरल एरियाज में भी है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो एफएओ में तो हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट रूरल अर्बन कॉन्टिनम, दे लिव अक्रॉस द रूरल अर्बन कॉन्टिनम। कॉन्टिनम मतलब जैसे बोलते हैं ना फॉरेन पॉलिसी इज कंटिन्यूएशन बट विद चेंज। तो फॉरेन पॉलिसी वही चली आ रही है जो पहले नेहरू के टाइम में थी, लेकिन चेंज होता गया समय समय पर, ठीक है तो वही डीलिंग्स वही है नेशंस के साथ, लेकिन हमारे मापदंड बदलते गए। या उसी तरह कॉन्टिनम में बात करते हो। नेक्स्ट लिखो IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कब आई थी? 1974। आउटकम ऑफ 1974 वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस। इसे अंडरलाइन कर लो, पूछ सकता है। और इसका एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम इटली में, ठीक है, ध्यान रखना। एफएओ का हेडक्वार्टर रोम इटली, ऊपर लिख लो सबसे। हेडक्वार्टर पीसीएस वाला पूछ सकता है। अगर आप एक बार पढ़ने लग जाओगे ना तो पीसीएस का पेपर आपका बिल्कुल आप 1 घंटे में निपटा दोगे उसको। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। जैसे कल जो भी वनडे वाले भी जा रहे हैं, ईओ वाला या ये वाला भी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर वगैरह सब लगा के गए हैं और अच्छी प्रैक्टिस है, आप 1 घंटे में कर दोगे सारा पेपर, क्योंकि आपको इस पे मार्क करना है ना, बस बस सिर्फ रेखा खींचनी है। और ये हमेशा ध्यान रखें कि पेपर पूरा करने की कोशिश करें। इनको आता है, जबरदस्ती तुक्के नहीं मारने, लेकिन कोशिश करें कि हम हर क्वेश्चन में आपको ये ऐसे जो अच्छे तैयारी करके जाते हैं उनके लिए रहता है 50-50 में आता है लास्ट में, उन्हें आता है सवाल तो मार्क करके आए। मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट करें ऐसे पेपरों में, क्योंकि उसमें फिर चांसेस हाई रहते हैं थोड़े। लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट भी वही कर पाएगा जिसको थोड़ी अवेयरनेस होती है पेपर की। एक तो होता है कि पता ही नहीं क्वेश्चन आ गया, ऐसी आग बन के तुक्का मार जाए, सिक्का उछाल के, वहां पे रबड़ उछालते हैं लोग, सिक्का उछालते हैं, हाथ पे पता नहीं चल रहा है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अवेयरनेस हो तो आप पूरा कर लोगे। और आपको हर चीज की अवेयरनेस होती है कि आप पढ़ के जाते हो, जो अच्छे से तैयारी करते हैं 2-2.5 महीने 3 महीने में आराम से कर सकते हैं आप। तो ये सब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस ये, क्योंकि ये पीसीएस का मैं से साथ साथ बता रहा हूँ, हेडक्वार्टर आता है उसमें। एक क्वेश्चन यूपीसीएस में आएगा हेडक्वार्टर का, कोई नहीं रोक सकता उसको, आना है हर साल वो। ये फलाना उत्तराखंड पीसीएस में या देखता आया था शायद कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ। तो ये अब आपके लिए जनरल हो जाते हैं जब आप इतनी बार पढ़ते हो। जो बच्चे बार बार रिवीजन करके, उनके लिए बहुत हलवा क्वेश्चन पेपर रहता है फिर, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखो, टफ तब रहता है जब रिवाइज नहीं करते हो, कि हम पढ़ते बहुत ज्यादा है, फिर वो टफनेस लेवल बढ़ जाता है आपका, फिर आपको लगता है भाई ये तो आ ही नहीं रहा, आपको हर चीज सही लगती है। फिर 4 ऑप्शन होंगे, चारों लेंगे, सारे ही चाहिए, ठीक है ना। आपका मेन है पढ़ने का मकसद कि 50-50 पे आए, या सीधा देखते ही मार्क कर दें। ईओ आरओ और पीसीएस में तो पॉलिटी किताब अगर आपकी अच्छी है तो ऐसे ही मार्क कराओगे 15 नंबर, 15-2 30 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। बाकी भी पेपर जो अगर 1.5 नंबर का है तो ऐसे ही आप ला सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के ऐसी मार्क कर सकते हो सीधा, एनवायरमेंट के ऐसी मार्क कर सकते हो। तो टारगेट होना चाहिए हमारे कि ये एरियाज के तो सवाल अगर 35 या 50 आएंगे तो हमें मिस नहीं करना है। कोई सा ही पीसीएस हो भारत का, कोई पीसीएस भी हो, आप उसमें नहीं। करंट अफेयर में थोड़ा डाइसी हो सकता है कि वो काफी फैक्ट आता है उसमें, वो आप इतनी मेमोरी पे रहता है कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा ध्यान रखें। तो ऑर्गेनाइजेशन का रोल रहता है वहां पे भी। यूएन का पूछ लेगा सर क्या क्या काम है, ये ह्यूमन राइट कौन सा है, यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग का आता ही है हर साल, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको किसी पेपर में, ठीक है ना। तो ये सब बुक बहुत करनी जरूरी है। इससे घटना चक्र वगैरह इससे आपको पता रहेगा। घटना चक्र खूब करो बार बार, कोई एग्जाम नहीं रुकेगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो इसमें यह आउटकम आईएफएडी का लिखो आप, आउटकम ऑफ 1774 वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस। दिस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएन, दिस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएन in response to food crisis
of early 1970s. This conference was organized by UN in response to food crisis. उससे food crisis हुआ था early 1970s में. ठीक है, इंडिया में भी हुआ था, आपको पता है? नहीं, अर्ली 1970s कौन सा? हाँ, 69 से पहले. या अभी तो हो गया ना, बेगिंग बोल नेशन ने दे दिया था हमें, भीख मांगनी पड़ रही थी हमें, क्यों वॉर्स हुई थी 1965 66 में. ठीक है, सब थोड़ा ध्यान रखें. When global food shortages were causing, this conference was organized by UN in response to food crisis of early 1970s. When global food shortages were causing widespread famine and malnutrition. When global food shortages were causing widespread famine and malnutrition. Full stop. This was primarily in Sahelian countries of Africa. This was primarily in Sahel. हम आपको मैपिंग में करा चुके हैं. साहेल रीजन कौन सा रीजन है? साहेल. सूडान से ऊपर और नॉर्थ ऊपर से, सूडान से ऊपर का हिस्सा समझ लो जाता है. ठीक है, और लिबिया से शायद नीचे है. ठीक है, ये ध्यान रखें आप. This was primarily in the Sahelian countries of Africa. Right, next, world leaders realized that food insecurity and famine were not so much failures in food production. क्योंकि फंड है ना, तो फंड का थोड़ा सा पैसे इससे रिलेटेड होता है. राइट, वर्ल्ड लीडर्स रियलाइज दैट फूड इनसिक्योरिटी एंड famine were not so much failures in food production, but structural problems related to poverty. But structural problems related to poverty. But structural problems related to poverty. In response to these challenges, International Fund for Development, it was suggested in response to these challenges, it was suggested to establish an international fund for development. An international fund for development to finance agriculture development projects. To finance agricultural development projects, primarily in developing countries. Primarily in developing countries. Primarily in developing countries. ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप. So IFAD was set up as international financial institution. So IFAD was set up as an international financial institution in 1977. In 1977. Next, देखो आप. IFAD is the only specialized global development organization. IFAD is the only specialized global development organization exclusively focused on and dedicated to transforming agriculture. Exclusively focused on. IFAD is the only global development organization. IFAD is the only global development organization exclusively focused on and dedicated to transforming agriculture, rural economies and food systems. To transforming agriculture, rural economies and food system. ये आप देखेंगे FAO के बहुत करीबी काम करती है भी. ठीक है, देखो, it targets to reach the last mile and remotest areas. It targets the last mile and remotest areas to help millions of rural people. To help millions of rural people. To help millions of rural people to first increase their productivity and access markets.
increase their productivity to help millions of rural people to first increase their productivity and access to rural markets and access to markets and access to markets. Second, create and access jobs. Create and access jobs. Create and access jobs related to create and access jobs and rural economic growth. Next, increase their income, comma, move out of poverty. Increase their income, move out of poverty, comma, improve their food and nutrition security. अब ये सब आप लिख जो लिख रहे हो सब फालतू का है, सब बातें हैं, मतलब लिखने के लिए आपको ये है, लेकिन एक बार आप जब पढ़ लोगे ना सर इकोनॉमी तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर लिख दोगे 5 पॉइंट आराम से, ठीक है ना। इकोनॉमी जब पढ़ोगे जॉब वगैरह, फूड सिक्योरिटी वगैरह, यही सब लिखोगे उसमें। अभी क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए लिखवाना पड़ रहा है, औपचारिकता करनी पड़ रही। वरना आपने नाम देखोगे इंटर फूड फॉर एग्रीकल्चर अपने मन से लिख दोगे, सही होगा वो। पर इसमें स्पेसिफिक पता होना चाहिए एक दो हर ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी, कब, और ये कब इसका मेन गवर्निंग बॉडीज क्या क्या है, ये पता होना चाहिए। वरना जो उसका मैंडेट है, उसका मिशन था, आप ऐसे ही चेप दोगे, कोई आपको लिखने कहीं से रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से ही कर लोगे उसका समझ के। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर है तो ऑब्वियस ही बात है ना, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट जितना करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, पावर्टी, हंगर, इन पे अटैक करेगी। एग्रीकल्चर में आप लिख सकते हो फिर अपने मन से भी कि आज के समय क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा है तो एग्रीकल्चर सिस्टम्स को डाइवर्सिफाई होना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। फूड में भी हमें एक्सेसिबिलिटी का इश्यू है, 3A का इश्यू है, वो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में पढ़ोगे आप, तो फिर आप ऐसे घुमाते फिरोगे मटेरियल को, आप समझ रहे हो। अभी तो आपने यहाँ पढ़ लिया तो ये भी ठीक है, इसको आप कहीं और घुमा सकते हो। तो ये सीखना है आपको कि कैसे हमें मटेरियल को घुमाना है इधर से उधर, ठीक है ना, क्वेश्चन क्योंकि एक ही आना है। नेक्स्ट लिखो, बिल्ड देयर रेजिलियंस इन द फेस ऑफ, बिल्ड देयर रेजिलियंस इन द फेस ऑफ changing climate, build their resilience in the face of changing climate, and manage the natural resource base, and manage the natural resource base, and manage the natural resource base sustainably. Next, strengthen their voice, capacities, and organizations. Strengthen their voice, capacities, and organization. अब लिख लो इसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है इनके। सबसे पहले मेंबर स्टेट्स होती है इसमें, वही मेंबर स्टेट्स, हर संस्था के मेंबर स्टेट होंगे, बिना मेंबर है कोई संस्था नहीं है। इसमें लिखो, मेंबर स्टेट्स हैव अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर, member states have ultimate decision making power on all matters. Member states have ultimate decision making powers on all matters, policy, financial, and other issues. Policy, financial, and other issues. Right? Member states govern IFAD. Member states govern IFAD through governing council and executive board. Member states govern IFAD through governing council and executive board. Next, देखो governing council. Next, देखो governing council. It is the fund's main decision making body. Fund's main decision making body. It is the fund's main decision making body. Headquarter इसका रोम है. Fund's main decision making body, headquarter रोम. Next लिखो executive board. Executive board. Executive board. It is responsible to oversee. It is responsible for overseeing. It is responsible for overseeing the general operations of IFAD. The general operations of IFAD. Executive board आपको पता है implement करेगा policies वगैरह, ठीक है, उसके daily इसके मतलब रोजमर्रा के decisions वगैरह देगा, for overseeing the general operations of IFAD and for approving its program of work, and for approving its program of work, and for approving its program of work. Next, executive member boards, board members, executive board members serve a 3-year term.
सर्व अ 3 ईयर टर्म, 3 साल का टर्म करते हैं। नेक्स्ट कमेटी देखो, एक इवैल्यूएशन कमेटी, सब कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इवैल्यूएशन कमेटी, सब कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, सब कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। It performs in depth reviews of selected evaluation issues. It performs in-depth reviews of selected evaluation issues. Full stop. It discusses selected evaluation reports. It discusses selected evaluation reports and makes suggestions. For including evaluations, and make suggestions for including evaluations of particular interest to the committee in Independent Office of Evaluation Annual Work Program. In Independent Office of Evaluation Annual Work Program. Next, you go Audit Committee. It deals with audit related matters. Audit तो आपको पता ही है, ठीक है, जो पूरा देखता है लेखा जोखा. Audit related matters on ad hoc basis. Next, देखो management. Right? IFAD president chairs the executive board. IFAD president chairs the executive board and is responsible for overall management of the fund. IFAD president chairs the executive board and is responsible for overall management of the fund. Right? The president is selected by member states. The president is selected by member states for a 4-year. The president is selected by member states for a 4-year term. The president is selected by member states for a 4-year term. तेज लिखें, तेज, ठीक है, देखो इनका नाम, वो लड़की बहुत तेज लिखती है, सीखे थोड़ा, तेज लिखो. तेज नहीं लिखोगे पीसीएस का पेपर कभी पूरा नहीं होगा, यूपीएससी का भी नहीं होगा, कोई पेपर नहीं होगा, फिर ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम के सारे जीना पड़ेगा जीवन भर. ये ईओवीओ वाले इनके लिए बढ़िया है, जिन्हें डर है ऑब्जेक्टिव, वो लिखना पड़ेगा आपको. तेज नहीं लिखोगे तो और बच्चे लिख लेंगे ना आगे, फिर आप तो ऐसे ही छूट जाओगे पीछे, तो आपका तो वैसे ही आउट हो गए आप तो. अगर आपने एक पेपर में छोड़ दिया ना तो आप वैसे ही बाहर हो गए, आप ये समझ लो, ठीक है ना. ये एग्जाम ऐसे हैं, फिर आपको लगेगा अब तो मैं जीएस वन मेरा छूट गया 20 नंबर का या 40 नंबर का. अब आपने कुछ बच्चों ने तो पूरा करा होगा, तो 40 नंबर तो पहले ही पीछे चल रहे हो आप, और उसकी एंजाइटी में जीएस 2 में आपने छोड़ दिया सपोज 10 नंबर का, भले जीएस 3-4 का करा हुआ आपने, या चलो और पेपर यूकेपीएससी में देख लो, इतने सारे पेपर हैं, कोई तो पूरा कर रहा होगा ना, तो उनसे तो पीछे रह गए ना आप तो कोई में. और वो कोई 3,000 में तो होंगे बच्चे 2,000 के आसपास. तो ये सब देखो, वापिस हो जाओगे वरना उसमें. आपको बहुत एरियाज पे काम करना है. ये तैयारी सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, इसमें बहुत फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है. हर फैक्टर काउंट करता है इस तैयारी में. कैसे आप रिवीजन भी है, किस तरह से आपका क्रिएटिविटी है, किस तरह से आपने ज्ञान आप प्रेजेंट करोगे. अभी तो ज्ञान लेने में इतना दिक्कत आ रही है, ज्ञान प्रेजेंट भी तो करना है ना. मैं अभी तो शुरू ही नहीं करा किसी ने भी ज्ञान प्रेजेंट, मतलब आंसर राइटिंग वगैरह ये सब, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करनी है. ये ठीक है, बच्चे इस भरोसे रहते हैं कि प्रीलिम्स हो जाए हमारा तब देखेंगे. तब आप जब प्रीलिम्स होता है तब पूछना उससे क्या उसकी हालत रहती है, ठीक है ना. कहना आसान रहता है, बहुत मामला बहुत पेचीदा रहता है. चलो, द प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड बाय मेंबर स्टेट्स फॉर अ 4-year टर्म. तभी बोल रहा हूँ जो 25 वाले भी है अपना ऑप्शनल वगैरह अभी सितंबर तक खत्म करें बस अगले साल, जिससे कि आप आंसर राइटिंग कर सको 2 अक्टूबर नवंबर तक.
वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जो सोच रहे हैं कि जो औरों की हालत है फिर आपको अगले साल फेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अपना नवंबर तक अपना ऑप्शन खत्म होना चाहिए और अपना अलमारी बंद कर दो। और इतना तो अवेयरनेस तो होनी चाहिए एक बार को, अगर एंजाइटी में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पीसीएस वीसीएस में तो आप आराम से लिख सकते हो कि आपने इतना पढ़ के जाते हो, ऑब्जेक्टिव में इतना पढ़ लेते हो कि आप भेड़ दोगे कुछ भी, ठीक, कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे उसमें जाके। ये वो रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ लिखने से ही काम नहीं चलेगा बच्चे, क्योंकि जो यूपीएससी में हार के आते हैं वो यहाँ फिर बम फोड़ते हैं ना आके, तो उनको टक्कर देनी है आपको, तो ये भी सोचना है आपको। तो इसलिए कंटेंट पे बहुत अच्छा काम होना चाहिए, रिवीजन बार बार होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखो 4 ईयर टर्म, तो स्पीड पे काम करें। देखना बच्चे छूट जाते हैं, छोड़ो मत, लिखो तेज, पेन हल्का पढ़ो, राइटिंग ठीक होनी चाहिए भले ही, लेकिन थोड़ा आप बना के रखें, वरना बहुत छूटेगा आपका, काफी दिक्कत हो जाएगी। अपनी सहूलियत के एग्जाम को मत बनाओ, एग्जाम की जो डिमांड है उसको अपने को मोल्ड करो। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वैसे एग्जाम भी हो जाए, एग्जाम तो बहुत रूथलेस है, वो आपको तो ऐसे ही फेंक देगा उठा के, एक क्वेश्चन लिख पाओगे वहां पे, ठीक है ना, वो तो ऐसे उड़ा देते हैं एग्जाम। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से आपको मोल्ड करना है, ये नहीं कि अपने हिसाब से एग्जाम को मोल्ड कर रहे हैं। अभी तो बच्चे ऐसी कैजुअली कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे ही हो जाएगा कुछ। ठीक है, फिर ईओ का देखे आएंगे, अरे हमारा 1 नंबर से छूट गया, 10 नंबर से रह गया, फिर बच्चे बहाने मारते हैं, नौटंकी करते हैं, ये सिर्फ नौटंकी है और कुछ नहीं है। जिसका होना होता है ना वो फिर फराटादार करके आता है, कट ऑफ होगी 120 तो वो लेके आएगा 140, कोई टेंशन नहीं, घर बैठो आराम से, या 130 ऐसे एग्जामों में। तभी बता रहा हूँ पढ़े, जिससे कि आपको कल जब बच्चे देखेंगे फिर आरओ का पढ़ेंगे तो अच्छे से और मेहनत करें, अगर कोई आपका एग्जाम का टारगेट है। तो आईएफएडी में तो इतना ही काफी है, ये हो गया 4 साल के लिए सिलेक्ट करेंगे इसमें हम, और प्रेसिडेंट का, और आपको बता ही दिया क्या क्या इसके काम है ऊपर, पावर्टी रिडक्शन वगैरह। ठीक है, वही बार बार आपको करना है। नेक्स्ट लिखो अब एक और, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये भी स्पेशलाइज एजेंसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, एक और बची है, बाकी फिर कोई होगी वो अपने आप से देख सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1951, 1951, लीडिंग इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन in the field of migration, leading intergovernmental organization in the field of migration, leading intergovernmental organization in the field of migration, and is committed to the principle, and is committed to the principle that humane and orderly migration, that humane and orderly migration benefits migrants and society. The International Organization for Migration is the leading intergovernmental organization in the field of migration. It is committed to the principle of humane and orderly migration, that humane and orderly migration benefits migrants and the society. Right, it is part of UN system, very very important, it is part of UN system, it is part of UN system. जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, और और लिख लो इसके और लिख लो हेडक्वार्टर इसका, लिखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, सेकंड रीजनल ऑफिसेज, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, रीजनल ऑफिसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, रीजनल ऑफिसेज, कंट्री ऑफिसेज, administrative office centers, regional offices, country offices. अब इसका थोड़ा काफी डिटेल्ड है, लेकिन उतनी आपको मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी। जैसे लिखो हेडक्वार्टर क्या करता है, हेडक्वार्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, हेडक्वार्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, comma guidelines and strategy, formulation of institutional policy, comma guidelines and strategy, comma standard setting, comma standard setting,
comma quality control procedures, and oversight. It is composed of following structures. First, IOM, Director General Executive Office. International Organization for Migration, Director General Executive Office. एक लाइन लिख लो इसमें बस, manages the organization and has overall responsibility for formulation of policies and oversight of activities to ensure coherence with strategic priorities. ठीक है, manages the organization and has overall responsibility for formulation of policies and oversight of activities to ensure coherence with strategic priority. ये तो वैसे भी लिख सकते हैं एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, तो नॉर्मल भी होता है, आपकी सरकार भी पॉलिसी बनाती है, उसको इंप्लीमेंट करती है, तो आपको वैसे ही लिख सकते हो नॉर्मल अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें लिखो नेक्स्ट एक है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल रिलेशन। ये मैं लिखवाने रहा हूँ इसमें कुछ, या आप अपने आप से लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखो डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट लिख लो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट लिखो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट लिखो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट लीगल अफेयर्स। नेक्स्ट लिखो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। द फोकस इज टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। दो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इसका, मनीला एंड पनामा। Manila Administrative Center and Panama Administrative Center. The focus is to provide labor-intensive functions. That support the organization's global network of field offices. The focus is to provide labor-intensive functions that support the organization's global network of field offices. Next, regional offices. रीजनल ऑफिसेस आपके हर जगह है। ये करते हैं ओवरसी प्लान कोऑर्डिनेट, ओवरसी कॉमा प्लान कॉमा कोऑर्डिनेट, ओवरसी कॉमा प्लान कॉमा कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट IOM activities within their region. अब नेक्स्ट लिखो, ठीक है, मैंडेट में आ जाते हैं वापस। IOM supports migrants across the world. IOM भाई जितना हमारे पास टाइम था उसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करा दी। 1.5 घंटा ये और 1.5 पिछला 3.5 और पिछला भी 1.5, 3-4 क्लासे कर रहे हैं हम। बाकी अब आपको ऐड करना है, 10 से ऊपर कर लिए हमने कम से कम, और वर्ल्ड बैंक IMF भी पहले भी करा चुके हैं। ठीक है, UN की भी आपको कराया सारी। अब उसमें आपको देखना है करंट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से इसमें कंटेंट ऐड करना पड़ सकता है, वो आप देखते रहना। रिपोर्ट को आती है तो उसे कोट करना, ठीक है, ये सब ध्यान रखें। ये आपको एक बेसिक फॉर्मेट आपको बता दिया है। IOM supports migrants across the world, developing effective responses to shifting dynamics of migration. Develop effective responses to shifting dynamics of migration, and is a key source of advice. On migration policies and practice.
and is a key source of advice on migration policy and practice. Next, the organization works in emergency situation. Developing the resilience of all people. Developing the resilience of all people, as well as building capacity. As well as building capacity within governments to manage all forms and impacts of mobility. To manage all forms and impacts of mobility. ठीक है, माइग्रेशन का रोल बहुत चल रहा है. क्लाइमेट रिफ्यूजीज आपके आ गए आज की तारीख में, आपने देखा होगा, जो बेचारे आइलैंड नेशंस हैं जहां पे आपका डूबने का चांस है, वो अब माइग्रेट करेंगे. क्लाइमेट रिफ्यूजी, रोहिंग्या का उस तरह से परसिक्यूशन वाले रिफ्यूजीज, माइग्रेंट्स, ठीक है, रिफ्यूजीज भी इसमें आ जाते हैं. तो काफी सारा करंट में है और रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन का एनहांस हो जाता है इस वजह से. ठीक है, कि इसको देख रेख में इसको प्लान आउट देना चाहिए, किस तरह से हम माइग्रेंट्स को रिहैबिलिटेट या उनको एक पर्टिकुलर कंट्री में सुरक्षा प्रोवाइड करा सके. ठीक है, मेन होता है सिक्योरिटी. रिसेंटली आपने देखा होगा यूरोप ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, या कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज ने, वो इस पर ध्यान नहीं आ रहा है माइग्रेंट्स को. ठीक है, कि वो शामिल नहीं करेंगे माइग्रेंट बाहर वाले, क्योंकि यूरोप की तरफ बहुत भाग रहे थे ना, सीरिया से लोग भाग भाग के आ रहे थे. तो इसमें काफी इश्यूज हैं, तो इससे आप लिंक कर सकते हो. वो भी कह सकते हैं हम. ठीक है, उसमें काफी कैटेगरीज है डिफरेंट माइग्रेंट्स के. ठीक है, हर का पर्पज होता है माइग्रेंट का. कोई बेचारा ताड़ना सह के माइग्रेंट है, कोई क्लाइमेट की वजह से माइग्रेंट है, कोई क्राइसिस, जॉब क्राइसिस की वजह से माइग्रेंट्स है. एक नहीं कह सकते आप क्राइटेरिया, काफी सारे क्राइटेरियाज है. ठीक है, हाँ. हाँ, बिल्डिंग कैपेसिटी within governments to manage all forms and impacts of mobility. To manage all forms and impacts of mobility. Next, organization is guided by principles. Organization is guided by principles. Organization is guided by principles enshrined in Charter of United Nations. Organization is guided by principles enshrined in Charter of United Nations. Upholding human rights for all. Right? Respect for rights, common dignity, and well-being of migrants. Respect for right, dignity, and well-being of migrants remains paramount. Next, a 12-point strategy adopted by IOM Council. A 12-point strategy adopted by IOM Council in 2007 outlines the core objective of organization. Next point, in 2015, IOM member states endorsed the migration governance framework. In 2015, IOM member states endorsed the migration governance framework, which sets out objectives and principles. Forming the basis for an effective approach. To migration governance. Forming the basis for an effective approach to migration governance. Next, 2019 में 5-year strategic vision. 5-year strategic vision to support the overall planning, strategic planning and direction of IOM.
थ्री पिलर्स हैं इसके: रेजिलियंस, मोबिलिटी एंड गवर्नेंस। रेजिलियंस, मोबिलिटी एंड गवर्नेंस। द स्ट्रैटेजी द स्ट्रैटेजी articulates the means. The strategies articulates the means through which IOM will develop and prioritize. Through which IOM will develop and prioritize programming as well as strengthen as an institution. As well as strengthen as an institution. Strategies articulate the means through which IOM will further develop and prioritize programming as well as strengthen as an institution. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो IOM में। नेक्स्ट देखो, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग पे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेग। क्रिमिनल कोर्ट। IOM का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? IOM का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है। देखा जनवरी को आपने? एक सेकंड यार। नहीं यार, मैंने क्या लिखवाया स्टार्टिंग में? हेडक्वार्टर में इसका तो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। अच्छा सही तो है यार, जेनीवा स्विट्जरलैंड। आप तो मेरे को ही सन की कर दोगे। ठीक है, जेनीवा स्विट्जरलैंड वाला, स्विट्जरलैंड में ही तो है। धुआं घुस गया दिमाग में पटाखे का। वो लिखो ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। राइट, इट इन्वेस्टिगेट्स। इसका हेडक्वार्टर हेग। इसका और ICJ का हेडक्वार्टर एक ही जगह पर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोनों डिफरेंट है। वो ICJ UN की ऑर्गेनाइजेशन, ये ICC है क्रिमिनल की ग्रेवेस्ट क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। जैसे जेनोसाइड कर दिया, सीधा नरसंहार कर दिया, ठीक है, क्राइम्स ऑन ह्यूमैनिटी, इन सब के साथ वॉर क्राइम्स, इनसे डील करता है ये। अभी न्यूज में क्यों था? मतलब हमने करंट अफेयर में कराया था ना, रशिया के रिस्पेक्ट में। हाँ, वहां कराया है ये ICC। ठीक है, ये सब ध्यान रखें। अब इन्वेस्टिगेट्स and where warranted tries individuals, investigates and where warranted, ICC investigates and where warranted tries individuals charged with the gravest crimes of concern to the international community. Tries individuals charged with the gravest crimes of concern to the international community. क्या है इसमें? जेनोसाइड, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, कॉमा, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, थर्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नेक्स्ट क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, crimes of aggression. Right, it is governed by international treaty. It is governed by international treaty called Rome Statute. It is governed by international treaty called Rome Statute, called Rome Statute, ROMESTATUT. It is the world's first permanent international criminal court. It is the world's first permanent international criminal court.
ठीक है, तो ये ध्यान रखो अब इसमें ज्यादा। क्राइम्स एंड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में क्या क्या एग्जांपल लिखोगे, अगर सपोज पता क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या क्या एग्जांपल होंगे? हाँ, और जैसे मर्डर हो गया, रेप, इम्प्रिजमेंट, एनस्लेवमेंट, सेक्सुअल स्लेवरी, टॉर्चर, अपार्थीड, ठीक है, और डिपोर्टेशन, ये सब आता है ह्यूमैनिटी के क्राइम्स। मतलब पता होना चाहिए थोड़ा आपको। और वॉर क्राइम्स में क्या क्या आएगा? वॉर क्राइम्स में आपका आएगा ऐसे किलिंग और टॉर्चर ऑफ पर्सन सच एज सिविलियन, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को टॉर्चर करना, डायरेक्टिंग अटैक्स अगेंस्ट हॉस्पिटल पर अटैक करना, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स पे करना, बिल्डिंग्स डेडिकेटेड टू रिलीजन, एजुकेशन, आर्ट, साइंस, जो इस समय फिलिस्तीन और इसराइल में चल रहा है। ठीक है, देखना हॉस्पिटल्स पे भी टारगेट किया जा रहा है, बच्चे बहुत मारे जा रहे हैं बेचारे। ठीक है, ये वॉर क्राइम है। ठीक है, तो एक जगह पे आपको वॉर क्राइम भी दिख सकता है और एक जगह पे आपको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी दिख सकता है। ठीक है, वुमेन पे भी अत्याचार देखना, वुमेन को उठा उठा के ले आ रहे वीडियोज आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब है आपका वॉर क्राइम। और क्राइम्स ऑफ अग्रेशन में क्या होगा? जब आप सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी किसी स्टेट की थ्रेटन करते हो, ठीक है, तो वो होता है क्राइम्स ऑफ अग्रेशन कर रहे हो, आप चढ़ाई कर रहे हो। आप समझ रहे हो? तो ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, राइट। द आईसीसी इज इंटेंडेड टू कॉम्प्लीमेंट, द आईसीसी इज इंटेंडेड टू कॉम्प्लीमेंट and not replace national criminal systems. The ICC is intended to complement and not replace national criminal systems. Right? It prosecutes cases only when states do not or are unwilling or are unable to handle cases genuinely, or are unable to handle cases genuinely. Right, next, as a judicial institution, ICC does not have its own police. ICC does not have its own police or enforcement body. ICC does not have its own police or enforcement body. It relies on cooperation with countries. It relies on cooperation with countries worldwide for support. Worldwide for support. It relies on cooperation with countries worldwide for support, particularly for making arrests. Particularly for making arrests. Comma, transferring arrested persons to ICC detention center. Comma, transferring arrested persons to ICC detention center. Transferring arrested persons to ICC detention center. ठीक है, तो ये करते हैं, बाकी और कॉपरेशन भी करते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स करते हैं। ठीक है, बाकी आप और लिख सकते हो अपना, करंट अफेयर से ऐड कर सकते हो जो भी इसमें आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस का हमने मैक्सिमम अभी कवर कर दिया, बाकी कुछ आती है अपने आप देखिए ना। नेक्स्ट में आपका डायस्पोरा बचा और एक और टॉपिक दो और है, तो नेक्स्ट वीक आपका आईआर का इसे निपटा दो। ठीक है, डायस्पोरा भी आपका करंट अफेयर से बहुत है, बहुत हमने कराया करंट अफेयर में, डायस्पोरा में बहुत आर्टिकल्स। तो आप उसमें कुछ ब्रीफ आपको देंगे, डायस्पोरा कब से स्टार्ट हुआ, वेव्स ऑफ डायस्पोरा कब से स्टार्ट हुआ, करंट क्या चल रहा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंस। बाकी जो करंट में जिन्होंने करा वो तो उससे काफी अच्छा आंसर है। ठीक है, फिर कल तो छुट्टी है आपकी, छुट्टी है ना कल? कौन सी क्लास है? कौन आएगा? अच्छा, ईओ वाले जो मेरे को आए। ठीक है, बाकी ईओ का दे अच्छे से, अटेम्प्ट ज्यादा करने की कोशिश करें, तो जा रहे हैं कल देने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम ये नहीं कि फर्जी अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कर पाए। उसमें क्या रहता है, चांसेस हाई रहता है, आप कन्वर्जन पे यार मेरा होने का चांस है। कम करके आओगे तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। ठीक है ना, अगर कम करके आओगे तो वैसे ही आउट हो जाओगे, कोई नहीं बचा सकता। ज्यादा करके आओगे तो उम्मीद रहती है कि 10 मारे तो 6-7 ठीक, मतलब 5-6 ठीक हो जाएंगे, यार तो पॉजिटिव में रहोगे।
नेगेटिव, ठीक है। करंट अफेयर के लिए बाकियों को ज्वाइन करवाएं, अगर कोई आना चाहता है। मंडे को हो गया पहले, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ठीक है, ऑर्डर कर